नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर राधाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर से आज आपके समक्ष बीए भाग 2 पेपर 1 यूनिट 5 के एक नए टॉपिक द वर्ल्ड बैंक को लेकर उपस्थित हूँ। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानने के लिए हम उसके कंटेंट्स पर दृष्टि डालते हैं। हिस्ट्री, फंक्शंस, मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, capital structure, funding strategy, borrowing and lending activities, criticism of the functions of World Bank, India and World Bank। इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करके आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड बैंक की कुछ हिस्ट्री को दृष्टि डालें तो हम देख पाते हैं कि इसका निर्माण 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में 38 मेंबर्स के साथ में वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इसे ही वर्ल्ड बैंक कहा गया। वर्तमान में विश्व के बहुत से देश इसके मेंबर हैं। फंक्शंस को देखें तो हम देखते हैं कि आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक या जिसे सिर्फ बैंक भी कहा जाता है, वो विभिन्न कार्य करता है, जैसे उत्पादक उद्देश्य के लिए पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करने, अपने सदस्यों के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देना और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में उत्पादक सुविधाओं और संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन देना। प्रतिभूतियां देकर निजी विदेश निवेश को बढ़ावा देना अथवा निजी निवेशकों द्वारा ऋणों तथा अन्य निवेश में भागीदारी को भी बढ़ावा देना, और जब उचित शर्तों पर पूंजी उपलब्ध ना हो तो अपने संसाधनों से या उधार लिए गए संसाधनों से उत्पादक उद्देश्य के लिए वित्त की व्यवस्था करके निजी निवेश को संपूर्ण करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घ स्थायी संतुलन वृद्धि को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देकर सदस्य देशों के भुगतान शेष में संतुलन बनाए रखना और परिणाम स्वरूप उनके क्षेत्रों में वर्ष भर की उनकी उपलब्धता, उनकी उत्पादकता और उनके जीवन स्तर और परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करना। विभिन्न माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के अनुपात में इसके द्वारा दिए गए अथवा गारंटी शुदा ऋणों की व्यवस्था करना, ताकि अधिक उपयोगी और जरूरी छोटी बड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जा सके। अगर हम मेंबरशिप या सदस्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वे सभी सदस्य जो विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं, अर्थात दोनों अनुषंगी इकाइयां हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होगा वही विश्व बैंक का भी सदस्य होगा। यदि कोई देश इसकी सदस्यता छोड़कर जाता है तो उसे देय तिथियों पर ब्याज सहित सारे ऋण लौटाने पड़ते हैं। जिस वर्ष में कोई सदस्य त्याग पत्र देता है, यदि उस वर्ष में बैंक को कोई हानि होती है तो मांग पर उसे हानि के अपने हिस्से का भी भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य हैं, वैसे ही वर्ल्ड बैंक के भी 189 सदस्य हैं। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, वहां है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड रॉबर्ट मालपास हैं, जो कि अमेरिका के हैं। इनकी संगठन संरचना को हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक का ढांचा भी त्रिस्तरीय है। इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर पर अधिशासी निदेशक होते हैं और तीसरे स्तर पर शासक मंडल होता है। इन विभिन्न प्रशासनिक निर्देश बोर्ड की मीटिंग जो है वो 1 महीने में एक बार होती है, जिसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है और प्रशासनिक निदेशक समझौते के नियमों के ढांचे में नीति के बारे में निर्णय लेते हैं। विभिन्न सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उसके देश की सरकार के वित्तीय योगदान के आधार पर संबद्ध होती है।
हम देखते हैं द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक समूह के रूप में वर्ल्ड बैंक में विभिन्न अनुषंगी संस्थाएं कार्य करती हैं। पहली है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जो स्वयं वर्ल्ड बैंक ही है। दूसरा MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तीसरा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और अंतिम IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद। ये विभिन्न वर्ल्ड बैंक की सह संस्थाएं वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों और कार्यों को संपादित करने का कार्य करती हैं। पूंजी संरचना को दृष्टि डालने से हमें ज्ञात होता है कि विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी $10 बिलियन है, जो एक लाख डॉलर के 1 लाख हिस्सों में विभक्त है। इनमें से $9,400 मिलियन वास्तव में अभिदत्त थे, जो 30 जून 1985 को IBRD के पास 1 लाख SDR सममूल्य के 7,16,500 अधिकृत हिस्सों का अधिकृत पूंजी स्टॉक था। इसके पश्चात हम फंडिंग स्ट्रेटजी पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होता है कि विश्व बैंक की निधियन कूटनीति मुख्य रूप से 4 आधारभूत उद्देश्यों को लेकर काम करती है। प्रथम ये कि यह सुनिश्चित करना कि बैंक को कोष उपलब्ध होते रहें। द्वितीय, बैंक अपने उधार लेने वालों के लिए कोषों की प्रभावित लागत को न्यूनतम बनाए रखें। तृतीय, शुद्ध आय तथा कुल ऋण प्रभारों की परिवर्तनशीलता को नियंत्रित करना। और चौथा, इसके उधार लेने और उधार देने के बीच परिपक्वता रूपांतरण की समुचित कोटि सदस्य देशों को प्रदान करना। परिपक्वता रूपांतरण से तात्पर्य बैंक जितनी अवधि के लिए उधार लेता है उससे अधिक लंबी अवधि के लिए उधार देने की क्षमता रखता है, और साथ ही यह अपने उधार लेने वालों को परिपक्वता रूपांतरण की एक सामान्य कोटि भी प्रदान करता है। अगले क्रम में बैंक की बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटीज, अर्थात उधार लेने और उधार देने की प्रक्रिया को हम देखें तो हम देख पाते हैं विभिन्न प्रक्रियाएं विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसमें प्रथम है SAF, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। विश्व बैंक ने 1985 से उधार लेने वाले देशों के लिए SAF चालू किया था, ताकि वे उस अवधि में अपने भुगतान शेष के घाटे कम कर सके, जिसमें वे अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख रहे हों या पुनः प्राप्त कर रहे हों। द्वितीय है ESAF, एनहांस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दिसंबर 1987 में विश्व बैंक ने निम्न आय सदस्य देशों को रियायती संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ESAF की स्थापना की थी। यह SDR 6 बिलियन के बराबर नए रियायती संसाधन प्रदान करता है, जो विकसित एवं ओपेक देशों से प्राप्त विशेष कर्जों और अंशदानों द्वारा वित्त पोषित किए जा सकते हैं और किए जा पाएंगे भविष्य में भी। इसके अतिरिक्त SAP अर्थात स्पेशल एक्शन प्रोग्राम, विशेष कार्यवाही प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को चालू आर्थिक वातावरण से समायोजन करने में विश्व बैंक की सहायता देने की योग्यता बढ़ाना है। इसके प्रमुख रूप से 4 तत्व हैं। प्रथम तत्व है उच्च प्राथमिकता वाले उन प्रचलनों के लिए उधार देने में विस्तार करना, जो संरचनात्मक समायोजन, नीति परिवर्तनों, निर्यात के लिए उत्पादन, वर्तमान क्षमता के अधिक पूर्ण उपयोग और महत्वपूर्ण आधारित परियोजनाओं के रखरखाव का समर्थन करते हैं। द्वितीय है वर्तमान एवं नए निवेश से संबंधित प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत तेजी से सहायता बांटना, ताकि उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित किया जा सके।
तृतीय, उचित नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वित करने पर सलाहकार सेवाओं का विस्तार करना। चतुर्थ और अंतिम है, बैंक तथा IMF के कार्यक्रमों के समर्थन में शीघ्र वितरण सहायता देने वाले अन्य दाताओं के परिचित प्रयत्नों को सूचीबद्ध करना। इन तीनों महत्वपूर्ण एक्टिविटीज के अतिरिक्त विश्व बैंक अन्य और सक्रियताएं भी रखता है, जैसे प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, अंतः संगठनात्मक सहयोग, आर्थिक अनुसंधान एवं अध्ययन, प्रचालनों का मूल्यांकन और अपने सदस्यों के निवेश संबंधी झगड़ों को सुलझाना। अगले क्रम में हम देखते हैं कुछ आलोचनाएं हैं जो विश्व बैंक के कार्यों के संबंध में है, जिसमें पहली है हाई इंटरेस्ट रेट। विश्व बैंक ऋण पर बहुत अधिक ब्याज दर वसूली करता है, साथ ही उससे अवितरित शेषों पर प्रतिबद्धता प्रभार अपनाया है, जो ब्याज दर और अग्रांत फीस भी लेता है। ऋण पर अभी भी यह 7.61% ब्याज ले रहा है। दूसरा है इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस अर्थात अपर्याप्त संसाधन। बैंक के विरुद्ध यह आलोचना की गई है कि यह विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पूर्णतः असफल रहता है। इसके ऋणों की मात्रा उन देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की कुल पूंजी आवश्यकताओं की सीमाओं को छू भर सकती है। 1998 वित्त वर्ष में दरिद्रतम देशों को जो ऋण दिए गए थे, वे कुल ऋणों का 3.5% ही थे और शुद्ध हस्तांतरण ऋणात्मक $1.7 बिलियन थे। तीसरी आलोचना के रूप में माना जाता है इसकी डिफेक्टिव मेथड अर्थात दोषपूर्ण विधि। बैंक का जो उधार देने का तरीका है, उसे दोषपूर्ण माना गया है। यह कोई भी ऋण मंजूर करने से पहले उधार लेने वाले देश की पुनर्भुगतान क्षमता पर बल देता है। विकासशील देशों के लिए इस तरह की शर्त कठोर और विभेदात्मक है, क्योंकि वे देश गरीब होते हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जिनके लिए विश्व बैंक से सामान्य रूप से ऋणों का संसाधन करना मुश्किल हो जाता है। अगली बात, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट अर्थात विभेदात्मक व्यवहार। विश्व बैंक अपने सदस्यों को उद्देश्य तथा क्षेत्र के अनुरूप सहायता देने में विभेदात्मक व्यवहार करता है। वर्ष 1990 से बैंक की उधार देने की यह नीति है कि विकासशील देशों को अधिक उधार दिया जाए और वह भी कृषि के विकास और ग्राम विकास, ऊर्जा, परिवहन, संचार, जलपूर्ति, सीवरेज, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण आदि के संबंध में। अगली और अंतिम आलोचना के रूप में हम देखते हैं स्ट्रिक्ट कंडीशंस अर्थात कठोर शर्तें। प्रत्येक उधार लेने वाले देश को विकास नीतियों के पत्र में निर्धारित एक्शन प्रोग्राम का अनुसरण करना पड़ता है। इनमें खुला व्यापार, सार्वजनिक बजट बनाने और ऋण का प्रबंध करने में सुधार, कीमत नीतियों में परिवर्तन, सार्वजनिक निवेश का बेहतर आयोजन और सार्वजनिक उद्यमों का बेहतर प्रबंध आदि शामिल है। सुधार कार्यक्रमों का एक निश्चित तिथि को पूरा किया जाना आवश्यक होता है और उन सुधार कार्यक्रमों का पुनः निरीक्षण करने के पश्चात ही कर्जों का दूसरा भाग दिया जाता है, जो कि कई देशों के लिए कठिनाई पूर्ण हो पाता है। अगले क्रम में हम देखेंगे भारत और विश्व बैंक के आपसी संबंधों के बारे में। भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। इसे अधिशासी निदेश बोर्ड पर बहुत वर्षों तक स्थायी स्थान प्राप्त था। बैंक भारत को ऋण देकर, क्षेत्र सर्वेक्षण करके, विशेषज्ञतापूर्ण सलाह देकर, मिशन तथा अध्ययन दल भेजकर, EDI में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर भारत के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सहायता देता रहा है। बैंक के मिशन का नई दिल्ली में एक प्रमुख अधिकारी भी है, जो भारत में सहायता दत्त परियोजनाओं की देखभाल और परामर्श के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व भी करता है। बाहर विकसित देशों को भारत सहायता संघ विश्व बैंक के कहने पर भारत की विकास योजनाओं के लिए भारत को सहायता भी दे रहा है। विश्व बैंक ने भारत को पाकिस्तान से अपने नदियों के पानी का झगड़ा मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने में भी सहायता की है। इस प्रकार विश्व बैंक का सदस्य होने के नाते
भारत ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में बहुत लाभ उठाया है, परंतु चूंकि आईडीए से प्राप्त होने वाली राशि घट गई है, इसलिए भविष्य में भारत को बैंक से अधिक उधार लेना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के संसाधनों पर भारी बोझ पड़ेगा। चूंकि आईडीए ऋणों की अपेक्षा विश्व बैंक के ऋणों की शर्तें बहुत अधिक कठोर हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जैसा कि संपूर्ण देश कोविड 19 नामक वायरस से जूझ रहा है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। इसके तहत विश्व बैंक के द्वारा हमारे देश को $1 बिलियन इमरजेंसी फंडिंग की गई है, ताकि लैब कैपेसिटी, प्रोक्योरमेंट ऑफ पीपीई और सेटिंग अप न्यू आइसोलेशन वार्ड्स, ये सारी व्यवस्थाएं हम फंड की कमी के कारण जो नहीं कर पा रहे थे, उनमें हम सक्षम हो जाएं। इस प्रकार विश्व बैंक के लिए आज इतना ही। अगले क्रम में नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।